Good morning, everyone. Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is what to do with cash reserve. क्या करें कैश रिजर्व। जगमोहन, आप कैश फ्लो मॉडल के अंदर कैश फ्लो रिजर्व क्रिएट करने की बात करते हो, जो रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब हर महीने रिजर्व क्रिएट हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। ये क्वेश्चन आया मेरे एक मित्र का, मेरे एक क्लाइंट का, जिन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, पिछले 1 साल से लगातार कंसिस्टेंटली काम करते हुए वो कैश रिजर्व क्रिएट करने में सक्षम हो गए हैं अपने बिजनेस के अंदर और लाइफ के अंदर। चलो वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट टू डू विद कैश रिजर्व। क्या कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, इसके पीछे की भी कोई साइंस है। मैंने कहा चलिए इसको बना देते हैं एक 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का टॉपिक और डिटेल में इन डेप्थ स्टडी कर लेते हैं कि क्या करना है कैश रिजर्व के साथ में। देखो, सबसे पहले आप देखो, बिजनेस की जब मैं बात करता हूं आपसे, इन बिजनेस जब आप कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो पहला काम क्या होना चाहिए? क्लियर सीसी, कैश क्रेडिट। जो बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट ली हुई है ना, रिजर्व क्रिएट होने का मतलब ही है कि वो डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ एलिमिनेट कर रही है ऑटोमेटिकली। किसको? आपकी सीसी लिमिट को खत्म कर रही है आपके बिजनेस के अंदर। एंड देन अब मनी का फ्लो इस तरह से हो गया है कि आपका बिजनेस मॉडल इंश्योर कर रहा है। क्या इंश्योर कर रहा है? कि देयर इज ए abundance of money in the business because effective वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट आपको करनी आ गई है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो कि जो टर्म लोन भी है ना आपके बिजनेस के अंदर, टर्म लोन, अब वो रिडक्शन होनी शुरू हो जाती है। टर्म लोन की खासियत क्या होती है? उसकी खासियत ये होती है कि एक खास किस्त हर महीने रीपे होती है। अब कैश फ्लो इतना है कि कैश रिजर्व भी क्रिएट हो रहा है, तो पार्शियल रीपेमेंट का ना एक ऑप्शन रहता है वेरियस टर्म लोन के अंदर। तो सेकंड यूटिलाइजेशन कहां पर होगी? खत्म करना शुरू करो आप लोन को जहां जहां जरूरी है। बैंक अकाउंट, अब आपका बिजनेस डेप्ट फ्री की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। जब बिजनेस डेप्ट फ्री है तो आपके करंट अकाउंट के अंदर पैसे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। तो आप क्या कर रहे हो? स्वाइप आउट स्वाइप इन, एक एफडी अकाउंट खुल जाता है आपके करंट अकाउंट के अंदर। ये एचडीएफसी, आईसीआई, पीएनबी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और जाने कितने बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक, यूबीआई, बहुत से हैं। एवरी बैंक इज नाउ गिविंग दिस फीचर कि जब आपके करंट अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और आइडल पड़े हुए हैं, तो आप उनको एक अमाउंट डिफाइन कर दो कि देखो जी, 2 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली स्वाइप आउट होके मेरी एफडी में चला जाना चाहिए। उसके अंदर कैलकुलेशन अपने आप आपको एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब आप जितने पैसे बचे हैं और एफडी में चले गए, एफडी के पैसे को यूज नहीं कर पाओगे। स्वाइप आउट के अंदर स्वाइप इन की फैसिलिटी भी होती है। मान लीजिए आपने सप्लायर की पेमेंट का 12 लाख रुपए का चेक इशू किया, बैंक में थे 2 लाख रुपए, तो ऑटोमेटिकली जो ऑटो एफडी अकाउंट है ना, स्वाइप आउट है, वो स्वाइप इन कर जाएगा आपके अकाउंट के अंदर। आपको कुछ नहीं करना ना, बैंक को कुछ करना, ये तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये बैंक का अकाउंट है ही इस तरीके से बना हुआ है। तो जिससे आपको फायदा ये हुआ कि जो आइडल फंड कैश रिजर्व में इकट्ठे हो रहे थे, अब वो इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। अब आपने कहा कि कैश रिजर्व तो जगमोहन अच्छा खासा ठीक ठाक क्रिएट होना शुरू हो गया है, कुछ आगे भी आप सजेस्ट करते हो? हाँ, अब ना समय आ गया है कि क्योंकि आपका डेप्ट फ्री बिजनेस हो चुका है। कैसे? सीसी लिमिट खत्म कर दी, टर्म लोन कम करने शुरू कर दिए, बैंक अकाउंट में स्वाइप आउट स्वाइप इन एफडी अकाउंट आ गया, अब भी पैसे बचेंगे। तो अब आप क्या कर रहे हो? लिक्विड फंड। तो अब एफडी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको 4 से 6 के बीच में, लेकिन लिक्विड फंड के अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाता है? जनरली जिस तरह से मार्केट ऑपरेट करती है, 8 से 12% का। तो अब आपके बिजनेस का अपना एक लिक्विड फंड भी है। लिक्विड फंड क्या होता है? ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसके अंदर जो एक डेप्ट फंड होता है वो एक लिक्विड फंड कहलाता है, जो कि रिस्क फ्री है। यानी कि वो डायरेक्टली इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो लिक्विड फंड के अंदर पैसा लोग अपना पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, जिससे कि
आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा मिलेगा। कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा? देखो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, बैंक भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आपका अगर आईसीआईसीआई एचडीएफसी वगैरह पे बैंक पे है तो बात करो कि ये लिक्विड फंड कैसे ओपन होगा मेरा, वो खोल देंगे। नहीं तो बहुत सारे वेल्थ एडवाइजर हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, और बहुत सारी पार्ट ऑफ द स्टेट के अंदर है। आपका होने चाहिए उनके साथ में वेल्थ अकाउंट, अभी बात करूंगा उसके बारे में। लिक्विड फंड के अंदर अब आप पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो अब आप कह रहे हो कि यार उसमें तो जो पैसे पड़े हुए हैं तो क्या करें, क्या करें लिक्विड फंड में भी? अब दिल मांगे मोर, और क्या करना चाहिए? अब आप ना एक सिप खोल लो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि लिक्विड फंड में से निकलेगी। मान लीजिए आप कहते हो कि मैंने 5 लाख रुपए का पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ, 50,000 पर मंथ, जो भी आपको लगता है बिजनेस के अंदर ही एक ना अब सिप का अमाउंट पकड़ लो। और पता लगे लिक्विड फंड के अंदर 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, और आपने जो है 5 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की सिप भी करवा दी। वो कहाँ जाएगी? वो आगे इन्वेस्ट होगी, मान लो इंडेक्स फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, उसी में से निकलेंगे। अब आपका टारगेट क्या होगा कि आपका बिजनेस इतना कैश रिजर्व क्रिएट कर रहा है कि वो आपके बिजनेस के अंदर अवेलेबल है। जितने का स्वाइप आउट करवाना है आपने वो ठीक है, बाकी पैसा आप लिक्विड फंड में रखोगे, लिक्विड फंड से अपने आप हर महीने सिप निकलती चली जाएगी। और आपका गेम क्या होगा, आपका बिजनेस क्या होगा, आपका ध्यान किस तरफ जाएगा कि मेरी बिजनेस के अंदर ये सिप टूटे ना। क्योंकि अगर 20 लाख रुपए लिक्विड फंड में पड़े हैं और 2 लाख की सिप आपने शुरू करवा दी, तो इसका मतलब 18 महीनों का बैकअप तो लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है। अब बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है तो लिक्विड फंड से वापसी आप पैसे ट्रांसफर कर लेते हो अपने नॉर्मल अकाउंट के अंदर, नॉर्मल अकाउंट, वहां से सप्लायर को पेमेंट हो जाती है, सरप्लस आता है लिक्विड में डाल देते हो। लिक्विड में ऑलरेडी सिप लगी ही हुई है, और आप मंथ बाय मंथ इस बात को इंश्योर करते हो कि चलो ठीक है मैं ये सिप टूटने ना दूं। इसका मतलब है कि यहां से पैसा कहाँ इंडेक्स इन्वेस्ट हो रहा है, इंडेक्स फंड के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो यानी कि जब आपने कैश रिजर्व क्रिएट किया तो सीसी क्लियर होती चली जा रही है, टर्म लोन खत्म हो रहे हैं, बैंक के अंदर ही आपने पहले लेवल के ऊपर फैसिलिटी अवेल कर ली, स्वाइप आउट स्वाइप इन की, और सेकंड लेवल पे आपने फैसिलिटी क्या अवेलेबल कर दी, एक लिक्विड फंड बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, लिक्विड फंड अकाउंट ओपन कर दिया, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। वहां से एक सिप भी निकलती है और आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसों को इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो, और लॉन्ग टर्म के अंदर अब आपकी वेल्थ क्रिएट होनी शुरू हो गई है कैश रिजर्व की वजह से। इसलिए ना हैव ए कंसल्टेंट, अपने साथ में एक कंसल्टेंट की एडवाइजरी सर्विसेज को लेकर चलो, जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो। तो रहना सारा आप ही के नाम के ऊपर है, लेकिन कंसल्टेंट टाइम टू टाइम आपको राइट एडवाइस कर जाता है। तो यहाँ पर ना बहुत जरूरी हो गया है कि कैश रिजर्व जो बिजनेस में क्रिएट हो रहा है उसको तो मैंने बता दिया कि बिजनेस के अंदर कैसे मैनेज करेंगे, पर आपको तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मैनेज करनी है ना अपनी, कैश रिजर्व की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज करनी है। यानी कि कुछ पैसा बिजनेस में रहेगा, कुछ पैसा बिजनेस से बाहर भी निकलेगा आपकी डायरेक्टर सैलरी के द्वारा, आपके रेंट ऑन प्रॉपर्टी, जो आपका अपना ही ऑफिस या शोरूम या वेयर हाउस या फैक्ट्री आपने बिजनेस को दी रखी है, उसका रेंट निकलेगा, उसका इंटरेस्ट निकलेगा। तो अब इन्वेस्टमेंट की फॉर्म के अंदर ये कैश रिजर्व आपकी बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जो पैसा जनरेट कर रहा है, तो उसको ना एक बार सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, बिल्कुल रिस्क फ्री से लेके हाईएस्ट रिस्क की डेफिनेशन के अंदर रखते हैं कि वो पैसा रखेंगे कहाँ पे, कहाँ रखोगे, व्हाट टू डू विद द कैश रिजर्व। देखो अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करो कि मुझे कैश इन हैंड चाहिए, घर में कुछ पैसे पड़े होने चाहिए, कुछ पैसे तो होने चाहिए ना घर में, कैश इन हैंड आपकी जेब में होंगे, कंपनी की तिजोरी के अंदर भी कैश इन हैंड होगा आपका। तो वो सबसे सेफ है, सामने है, और एक लिमिट, एक अमाउंट जितने से आपका मन भरता है, आपकी तसल्ली है, उतना अमाउंट आपने रखना है कैश इन हैंड। थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना, जितना भी होना चाहिए रख लिया आपने। अब आपके सेविंग अकाउंट के अंदर भी पैसे होने चाहिए, सेविंग अकाउंट के अंदर डे टू डे ट्रांजेक्शन आप करते हो, घर का खर्चा चलता है, तो उसके अंदर पैसा एक लिमिट डिफाइन कर लो, डाल दिए। उसके बाद अब आप ये मान के चलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपकी लाइफ में है, तो उसके अंदर ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर एफडी बहुत काम करती है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपका होना चाहिए। अब वो आपने
1 करोड़ की एफडी करा के रखनी है कि 10 करोड़ की करनी है कि 50 लाख की करनी है, ये आपका आपका प्रेरोगेटिव है। कुछ लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर पैसे ज्यादा रखते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी पे डील करते हैं। कोई अच्छी बढ़िया डील मिलती है तो चल उठाई प्रॉपर्टी, अपने सेविंग और एफडी में से पैसे निकाले, प्रॉपर्टी अंदर, कुछ समय के बाद बेच दी और कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया, जो बहुत बढ़िया उनको डील मिल रही होती है। सोचने वाली बात है ना, ये आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर है। टोनी रॉबिन्स भी तो कहते हैं 20% अगर आपने लिक्विड पैसा रख लिया अपने पास तो डील्स करने में मजा ही अलग आएगा। एफडी और ये सेफ्टी सिक्योरिटी है। अब आप क्या कर रहे हो, मंथली बेसिस के ऊपर, मंथली नहीं, ईयर में एक बार इसके अलाउड होता है। पीपीएफ अकाउंट तो होना ही चाहिए, आपका भी रख लो, वाइफ का हो गया, बच्चों का हो गया, और आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ है ना, तो एचयूएफ का भी पीपीएफ अकाउंट बना दिया आपने, तो वहां पर पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट के जोन के अंदर आ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, फादर साहब भी साथ में है, उनका ट्रस्ट लेवल है, तो आपने अपने नाम पे या पेरेंट्स के नाम पे वट एवर यू लाइक एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान शुरू कर दिया। वहां पर 9 लाख रुपए जमा करा दिए और वहां से हर महीने 8% रिटर्न के हिसाब से अकाउंट में लगातार चिन 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 करके मनी आती रहती है। बड़ा अच्छा लगता है। छोटे मोटे जो घर के खर्चे होते हैं ना, जैसे कोई मेड की सैलरी हो गई, कोई ड्राइवर का खर्चा हो गया, कुछ कुछ वैसे ही होता चीजें होती हैं। वैसे भी फादर मदर या किसी के अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे होते हैं ना। पोस्ट ऑफिस की मंथली 9 लाख रुपए करवा दी, कहते बेटा मेरा बेटी मेरी बड़ी जबरदस्त बिजनेस कर रही है, प्लान कर रही है, मेरे नाम पर तो एकदम पक्का सरकारी काम कर रखा है, लेकिन तो पोस्ट ऑफिस से मंथली इनकम प्लान है। क्या होता है ये, एक बार लमसम पैसा इन्वेस्ट करो, एमआईएस के रूप में मंथली इनकम आती चली जाती है। जिन लोगों ने कभी पेंशन प्लान नहीं लिया उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। मेरे एक जानकार है, उसने अपने फादर का मदर का दोनों का पैसा इन्वेस्ट करके ये कर दिया, कहते लो जी लग गई आपकी पेंशन, किसी से पूछना नहीं, किसी से करना नहीं, किसी से लेना नहीं, कोई देना नहीं, सीधा सरकारी पैसा है, सीधा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान के द्वारा आएगा। जबरदस्त जबरदस्त, इतनी मन में तसल्ली मिलती है ना। वो अब देखो कैश रिजर्व आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, आपने उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब अभी तक मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल रिस्क फ्री। आगे बढ़े, एक आरडी भी होती है। पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बेटा हम तो नहीं चक्करों में पड़ते, लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड के चक्कर में, शेयर मार्केट बड़ी खराब होती है, लेकिन आपके पास कैश रिजर्व अवेलेबल है, उनको तसल्ली करनी है। घर में आर्ग्यूमेंट कोई चाहिए नहीं। आप चाहे तो अपने नाम पे करा लो रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि अब आपने क्या किया, जो पोस्ट ऑफिस से पैसे आ रहे हैं या जो मंथली पैसे आ रहे हैं या जो कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है, तो अब उसके लिए बिल्कुल सिप की तरह एक रिकरिंग डिपॉजिट खुलता है, हर एक बैंक में खुल जाता है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एसबीआई, यूबीआई, कोई बैंक का नाम ले लो, प्राइवेट हो, सेक्टर हो, कोई बैंक हो, वो आपके अकाउंट से हर महीने एक किस्त उठाएंगे और उसको आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। वो उसको टाइम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो आप 1 साल की करा लो, 2 साल की करा लो, 3 साल की करा लो, हर महीने आपके अकाउंट में जुड़ रहे हैं, तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि चल ठीक है, पैसे जुड़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जुड़ रहे हैं, और ये वाली बिल्कुल सेफ है। आगे बढ़े, अब पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र देता है, कुछ पैसे इकट्ठे हुए, चल भैया किसान विकास पत्र ले ले। क्या होता है ये होता है 8 साल 7 महीने 8.5 साल लगा लो के अंदर पैसे डबल हो जाते हैं। एक जमा कराया, किसान विकास पत्र लिया, मान लो आपने बेटी के नाम पे, बेटे के नाम पे, या कोई इवेंट आपकी लाइफ में होना है, एकदम 100% सेफ से चलना चाहते हैं, कहते मुझे सेफ चलना है, मुझे 1% का भी रिस्क नहीं लेना, तो किसान विकास पत्र में पैसे डाले और उठा के पैसे 8.5 साल में डबल हुए, और उसको अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ में एसोसिएट कर लिया कि आज मैं 27 साल का हूँ और 8 साल के बाद मैं हो जाऊंगा ईयर का, अभी मैंने इतना पैसा डाला है, इतने मिल जाएंगे किसान विकास पत्र के पैसे, तो उसको मैं उस पर्पस के लिए यूज कर लूंगा, चल भी हो गया काम। नहीं तो अच्छा, यहां तक तो हो गया, बिल्कुल 100% सेफ बढ़िया वाली इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हो। अब क्या कर रहे हो, कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है ना। अब एक चीज मत भूलना, क्या, टर्म इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यूनिट लिंक्ड इक्विटी प्लान नहीं लेने। यूनिट लिंक्ड इक्विटी प्लान में क्या होता है, इंश्योरेंस भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, ना 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 ना, इंश्योरेंस को अलग रखो, इन्वेस्टमेंट को अलग रखो। यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी मर्जी से है, चाहे कैश इन हैंड में है, सेविंग में है, एफडी में है, पीपीएफ में है, पोस्ट ऑफिस मंथली प्लान में है, रिकरिंग डिपॉजिट में है, किसान विकास पत्र में है। लेकिन जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस 1 करोड़ की इंश्योरेंस, 50 लाख की, 25 लाख की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, उसका प्योर, जैसे कार की इंश्योरेंस होती है ना, वैसे ही आपने अपनी इंश्योरेंस का प्लान लेना है, टर्म इंश्योरेंस का। उससे आप अपना लो, फैमिली का लो, एकदम पूरी क्लैरिटी हो गई।
आपने कहा यार ये तो सही हो गया, सेफ चल रहा है। मेडिक्लेम भी होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हम ना बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ते हैं और बुरा वक्त आता है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, सारे पैसे कैसे जाते हैं, क्यों? जरूरत ही नहीं है। आप ना मेडिक्लेम कराओ, पैसों को अच्छे वक्त के लिए जोड़ो, ये उसको भाव दो कि मैं पैसे इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आपकी लाइफ के गोल हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के गोल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। तो बुरा वक्त, मान लो मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपको लगता है, 50 लाख, आप एक फैमिली फ्लोटर का मेडिक्लेम लगा के रखो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन के अंदर ही आता है। हालांकि मेडिक्लेम के पैसे टर्म इंश्योरेंस की तरह वापस नहीं मिलते, लेकिन ये करने क्या है, वापस लेके एक छोटा सा प्रीमियम ही तो होता है साल का, जाने दो, भगवान करे जरूरत ही ना पड़े। तो पड़ गई तो मेडिक्लेम से पैसे आ जाएंगे, आपका मेन प्लान कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, ले लो मेडिक्लेम। अब इन्वेस्टमेंट में आएगा क्या? अब ना गोल्ड भी तो है, अब वाइफ को गोल्ड चाहिए, मदर को चाहिए, एक खास तरह का लगाव होता है, धनतेरस है, क्या खरीद रहे हो? ज्वेलरी चाहिए, सॉलिटेयर चाहिए, मत रुका करो, इच्छाएं पूरी कर लो मन की, ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी ठीक ठाक रिटर्न दे देती है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में इसका एक अच्छा नाम है। यहाँ पर आप कैश रिजर्व को यूटिलाइज कर रहे हो, कमेटी डालो। कमिटी का मतलब है कि लाइक माइंडेड पीपल, एकदम लाइक माइंडेड पीपल जो चिट फंड चलाते हैं, तो एक अच्छा बढ़िया ग्रुप बनाने के लिए गुजरात में तो मैंने देखा है, सबने डाल रखी कमेटियां, एक बड़ा अच्छा प्यारा ग्रुप बन जाता है। वो कमेटी वाले क्या करते हैं, हर महीने मिलते हैं, कभी कोई किट्टी करते हैं, कभी मिलते हैं, कभी कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं, कभी फैमिली के साथ ही मिलके यूरोप टूर कर लिया, यूएस टूर कर लिया, मतलब वो अलग से कर लिया खर्चे में, लेकिन कमेटी के पैसे मिलते हैं। इसी बहाने मिलना जुलना, बातचीत, डिस्कशन, अच्छा लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप, कभी सुख दुख में, फैमिली में, होली पे, दिवाली पे प्रोग्राम, कुछ ना कुछ कमेटी सिस्टम की वजह से होते रहते हैं। साथ के साथ इन्वेस्टमेंट होती रहती है, इसी बहाने पैसे जुड़ते रहते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी कमेटी निकली है तो आप यूज कर लोगे, और कभी किसी दोस्त यार की भी निकली है तो आपके वहां पर कभी सडनली रिक्वायरमेंट हुई तो आपको मालूम है उसकी निकली है ना कमेटी, बात कर लेते हैं। तो ये बड़ा ही एक प्यारा सिस्टम इंडियन कल्चर के अंदर है। तो आपके कैश रिजर्व के अंदर कमेटी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अपनाती है। चिट फंड, अब एक ना थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी होती है, कुछ लोगों ने अपनी कंपनी में बना रखी है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, कुछ लोगों ने अपने आसपास बना रखी है। तो ये भी एक किसी पर्पस के लिए पैसे जोड़ने का एक सुंदर रास्ता है, क्योंकि कमेटी अगर आप कच्चे में करते हो कैश में, कोई रास्ता नहीं मिलता, आपको प्रॉपर चिट फंड में जाना है या एनबीएफसी में जाना है, और कुछ लोगों में क्वांटिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, तो क्या करें, ऑफिशियली गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी ओपन कर सकते हो, थोड़ा फॉर्मलाइज हो जाता है, सेपरेट बैंक अकाउंट खुलता है और अच्छा रहता है। अच्छा, अब पैसे आपके पास हैं तो अब आप खुद एनबीएफसी कंपनी बन सकती हो, जैसे हमारे क्लाइंट है मनी करने वाले, बन गए एनबीएफसी, अब वो लोगों को पैसा देते हैं। आपको लगता है कि आप खुद ही एक एनबीएफसी बन के, या आप 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, एक बढ़िया सी एनबीएफसी कंपनी बना सकते हो। आपके कैश रिजर्व के द्वारा वो पूल क्रिएट हो रहा है, उस पूल में से अब आप जरूरतमंदों को लोन देना शुरू करो, या प्रोडक्ट फाइनेंस करना शुरू कर दो। वॉशिंग मशीन है, वाटर फिल्टर है, कोई उपाया की बैटरी बिक रही है, कोई कोई माइक्रोटेक का इन्वर्टर बिक रहा है, उसको फाइनेंस कर दो। कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई कुछ करता है, तो आपकी एनबीएफसी कंपनी उसको फाइनेंस करती है। कुछ लोग तो घरों को ही फाइनेंस कर देते हैं। एनबीएफसी में बड़े काम हो सकते हैं, क्योंकि आपकी प्लान बी यानी कि लोन देने वाली एनबीएफसी है, पब्लिक से पैसा ले ही नहीं रही, वो तो आपका अपना है। तो अब यहां से भी क्या हुआ, ये भी आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। अब देखो कैश रिजर्व के क्या क्या तरीके निकल निकल के आ रहे हैं, क्या क्या तरीके निकल के आ रहे हैं। फिर आपने क्या किया, अब आ जाओ, अब आपने कहा कि जगमोहन अभी तक तो आपने बिल्कुल रिस्क लेस तरीके बताए, कोई रिस्क ही नहीं है। किसमें रिस्क नहीं है भाई? कैश इन हैंड अलमारी में पड़ा है, क्या रिस्क है? कोई नहीं। सेविंग में पड़ा है, कोई रिस्क नहीं। एफडी करा दी, कोई रिस्क नहीं। पीपीएफ में कोई रिस्क नहीं। पोस्ट ऑफिस मंथली प्लान में कोई रिस्क नहीं, ना रिकरिंग डिपॉजिट में, ना किसान विकास पत्र में। टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम तो वैसे ही प्रोटेक्शन के लिए है। गोल्ड ज्वेलरी आपने अपने बैंक लॉकर में रख रखी है, घर में रखी हुई है। कमेटियां डाली है, पक्के लाइक माइंडेड यारों दोस्तों का ग्रुप है, तो क्या दिक्कत है? टीसी सोसाइटी बनाई है, उसमें क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा है लोन टू एमबीएफसी, चलो वो भी जो चलेगा चलेगा। अब थोड़ा सा मनोरंजन मन कर रहा है कि जगमोहन थोड़ा पैसे तो मल्टीप्लाई कराओ, थोड़ी तेजी तो लगाओ, थोड़े बूस्टर तो लगवाओ। चलो,
कैश रिजर्व में बूस्टर लगाने के लिए आपने क्या किया, लिक्विड फंड अकाउंट खोल लिया। ये म्यूचुअल फंड अकाउंट होता है, कोई भी वेल्थ एडवाइजर आपको ओपन करने में मदद कर देगा, आपका अपना बैंक ओपन करने में मदद कर देगा, खोल दिया लिक्विड फंड अकाउंट। अब दिल मांगे मोर, थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, कैश रिजर्व आ रहा है, या म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने निकलता रहेगा। जब हर महीने निकलेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपकी एवरेज रिटर्न ना बहुत बढ़िया होने वाली है। अब आप डायरेक्टली शेयर्स भी तो खरीद सकते हो। जैसे कौन सी कंपनी की वैल्यू सिस्टम, जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब है ना, किसकी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत पहले बेंजामिन साहब ने लिखी थी, पता नहीं कब लिखी थी, उस किताब को पढ़ लिया हमारे वॉरेन बफेट साहब ने, और उन्होंने कई पब्लिक स्पीचेस से बताया कि मैंने ना इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ ली। वरुण मल्होत्रा जी हमारे दोस्त हैं, वरुण मल्होत्रा जी, क्या बात है, वो तो हमारे ग्रुप में कई बार आते हैं, अलग अलग ग्रुप में आते रहते हैं। वो तो बेंजामिन उसकी बुक पे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को रिकमेंड करते हैं, वो तो वॉरेन बफेट की भी है, वो सभी पढ़ते हैं। और मजे की बात ये है कि वो आज भी है, आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी उस जमाने में थी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस किताब की बात कर रहा हूं मैं। इस किताब की पढ़ लो, आप भी नहीं पढ़नी है तो इसकी बुक समरी वीडियो पे उसके देख लो, यूट्यूब पे देख लो, थोड़ा देख लो, समझ लो, जान लो ये क्या कहना चाह रही है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम क्या कह रही है, ये क्यों कह रही है ये। तो जब समझोगे ना तो आपको इसके अंदर वैल्यू की बात समझ में आएगी, और आपको पता लगेगा कि इस पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ है, हो गया, हुआ है, तभी तो आप मेरा सेशन अभी लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डिंग सुनोगे, और आप ह्यूमन बीइंग हो, पूरी समझ आ रही है आपको। तो ये करना तो बनता है, इस लाइफ के अंदर ये करना तो बनता है, ये कोई पाप थोड़ी है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते, वो बड़ा रिस्की है यार, बड़ा रिस्की है, नहीं यार इसको मैंने बर्बाद होते देखा, उसको मैंने देखा। अरे वो सब लालची थे, ग्रीडी थे, वो जिंदगी में वैसे भी वैसे ही करते हैं जैसे वो शेयर मार्केट में करते हैं, जो मनी के साथ में करते हैं। मनी के अंदर ना अलग से कुछ नहीं होता, मेरी बात सुन लो, मनी के अंदर अलग से कुछ नहीं होता। मनी जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, उसको ना मैनिफेस्ट कर देती है। अगर अंदर एक लालची इंसान बैठा है ना, उसकी जिंदगी में मनी आ जाएगी ना, उसका लालच बढ़ जाएगा। अगर अंदर कोई फियरफुल बंदर बैठा हुआ इंसान बैठा है ना, फियरफुल फियरफुल फियरफुल, तो आप देखो बहुत सारे लोग फियरफुल होते हैं, उनके पास पैसे आ भी जाएंगे ना, उनका लाइफस्टाइल तो चलो भगवान की कृपा से जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा रखें, लेकिन पैसे के मामले में उनकी रिलेशन ऐसी होती है कि वो कंजूस, महाकंजूस होते हैं, और वो खरबों रुपए इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन उनके बैंक में ना 2 रुपए निकाल कर नहीं देंगे। बच्चों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, दोस्तों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, अड़ोसियों पड़ोसियों पे, व्यापारी पे कोई ट्रस्ट नहीं है, बस एकदम कंजूस, माँ चोर मक्खी चूस की तरह उसको रखेंगे, और एक दिन चले जाएंगे, और उसके बच्चे बाद में उसको ऐसे उड़ाएंगे, पैसों को पूछे ही कुछ ना। लेकिन उसकी जो नेचर थी ना वो ऐसी थी कि दबा के रखो, महाकंजूस। अच्छा, जो वैसे एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं, जिनकी लाइफ के अंदर बहुत लोन लेने की आदत होती है, उनके पास पैसा आता भी चला जाएगा ना, उनके पास जितना भी पैसा आ जाए थोड़ा है, वो बोलेगी अच्छा ये मेरे पास अभी 10 करोड़ तो हो गए हैं, तो मैं काम करता हूँ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ और 40 का लोन ले लूंगा। 100 करोड़ आएंगे, वो बोलेंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, 100 करोड़ तो मेरे पास है, 1000 करोड़ की कर सकता हूँ। तो वो ना लोन ही लेते रहेंगे, लोन ही लेते रहेंगे। मनी कभी भी आपके अंदर की नेचर को नहीं चेंज करती, ये रिफ्लेक्शन होती है। और जो जो बर्बाद हुए हैं वो हुए हैं जिन्होंने अपने लालच से या ग्रीड से ऑपरेट किया है। कहां से, लालच से या ग्रीड से। लालच से, गलत बोल रहा हूं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ग्रीड से या फियर से। ग्रीड से आप मुस्कुरा रहे हो, ग्रीड से या फियर से, लालच से या भय से, ग्रीड से या फियर से। चलिए क्लियर हो गया। तो जो लोग ग्रीड से और फियर से ऑपरेट करते हैं ना, परेशानी उनको होती है ना। आपको कोई ग्रीड है ना आपको कोई फियर है, आप कौन हो, आप कौन हो। अरे आप तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। पढ़ लो, इस जन्म में पढ़ लो, पढ़ के समझ आ जाएगी, ऑडियो बुक सुन लो, सुन के मजा आ जाएगा। और उसके बाद फिर अब आप मेरे आगे का टॉपिक सुनो, आगे का टॉपिक सुनो। आगे के टॉपिक में मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद आपने क्या किया, अब शेयर मार्केट में आपने दस्तक दे दी है, दे दी दस्तक। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग के हिसाब से बड़े अच्छे अच्छे एडवाइजर बैठे हैं, वेल्थ एडवाइजर बैठे हैं, तो वो आपको बताएंगे। तो आप खुद डायरेक्ट उसके शेयर बाय कर सकते हो उस कंपनी के,
मान लीजिए जब शुरू शुरू में नायका का आईपीओ आया था, आपने डाल दिए और बना लिए। जब शुरू शुरू में एक, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं नहीं नाम बता रहा आपको, आप खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। तो इंडेक्स फंड, अब आप कह रहे हो कि शेयर्स में तो जगमोहन इन्वेस्ट हम डायरेक्टली कर भी सकते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, म्यूचुअल फंड में ना कमीशन कटती है, उनको मिलती है, लेकिन मैं वो भी नहीं देना चाहता किसी को, और कम करना चाहता हूं। मत करो, आपकी श्रद्धा है, आप इंडेक्स फंड में लगाओ, इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको 14 से लेके 22% तक की रिटर्न आ रही है, कैश रिजर्व के अंदर आ जाओ, बड़ा फन है इसके अंदर। अब थोड़ी सी आपके अंदर इच्छाएं आकांक्षाएं जागी हैं और आप कह रहे हो कि इतना पैसा तो मैं ना रिस्क ले सकता हूँ, रिस्क के ऊपर भी रिस्क ले सकता हूँ, तो फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव, देखो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, नंबर के साथ खेलता हूँ, मजा ही बड़ा आता है, लेकिन आप ना अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना, अपने इमोशन को या तो यहां तक दबा के रखो, कैश इन हैंड, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस मंथली प्लान और रिकरिंग डिपॉजिट। आज की डेट में भी इंडिया के अंदर मिडिल क्लास के अंदर 70 से 90% की इन्वेस्टमेंट बस यहीं पर रुकी हुई है। ठीक है, ओके है, रुकी हुई है तो ठीक है, पर इमोशन को कंट्रोल करके आपने रखा हुआ था, रखो कंट्रोल। मैं कहता हूं यहां पर आप 25% ऑफ योर मनी को रखो, अब बाकी 25% को यहां तक आने दो। कहां तक? यहां तक 25% को यहां तक आने दो। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बूस्टर। पहला क्या हो गया? सेफ फंड। दूसरा क्या हो गया? रिस्क फंड। तो यहां पर आने दो। तो यहां पर जब आप आओगे तो मजा आएगा। अब इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी भी ऐड कर सकते हो आप, करो ना, समझो तो सही, कौन मना करता है? आपको करना चाहिए। आपको यूएस स्टॉक भी ऐड कर लो इसके अंदर। आजकल वो है ना, इंड मनी के ऐप आती है और जाने कितनी सारी ऐप आती है, ले लो, ले लो, डाल दो मोबाइल के अंदर और अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हुए डाल दो उसको भी। और एसेट भी तो है ऑनलाइन बेसिस के ऊपर, किसी की म्यूजिक है, किसी का गाना है, म्यूजिक है, गाना है, फोटो है, पिक्चर है, उसको डाल दो इंटेलेक्चुअल आईटीएफ के अंदर। ओके, तो ये अब कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है ना। आपको सैटरडे आधा घंटा निकालना है, सैटरडे आधा घंटा अपने लिए निकालना है। आपके पास एक ब्लू कलर की डायरी होनी चाहिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी आए, सैटरडे के सैटरडे आधा घंटा बैठो, देखो क्या डिसीजन लेनी है। बाकी लॉन्ग टर्म चल रहा है, रिव्यू कर लिया करो, या महीने में एक बार रिव्यू कर लिया करो। तो आपने कहा कि और बताओ कहाँ लगे कैश रिजर्व। देखो रियल एस्टेट तो आपका फेवरेट एरिया है। अब रियल एस्टेट में आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हो रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिडेंशियल कैपिटल गेन के लिए, यानी कि रेजिडेंशियल में ना प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी जगह के ऊपर नए प्लाट कटे हैं और लोगों ने आके रहना है, तो जब प्लाट की अनाउंसमेंट हुई थी तब रेट कुछ और था, जब प्लाट कटने शुरू हुए तो रेट कुछ और था, कटने के बाद जब उसकी उसकी जो एम्यूनिटी है, सर्विसेज है, उस एरिया में सीवर वीवर डलने शुरू हुए तो रेट और बढ़ गया। जब उसके अंदर बिल्डर ने वाकई ही वो मकान बनाने शुरू कर दिए तो रेट और बढ़ गया। और जब वहां पर शुरू शुरू में लोगों ने आके रहना शुरू कर दिया तो रेट और बढ़ गया। जब सच में लोग रहने लग गए तो रेट और बढ़ गया। जब साथ में से मेट्रो कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, स्कूल एक्टिविटी आनी स्टार्ट हो गई तो रेट और बढ़ गया। तो रियल एस्टेट का खेल देखा नहीं जयपुर में क्या खेल हुआ था, क्या खेल हुआ था जयपुर में। दिल्ली में भी कई जगह पे हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, जब तेलंगाना बना था तो पूरा खेल ही खेला गया था। और उसके बाद गोवा में, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब पता है आपको क्या हुआ था। तो रेजिडेंशियल हो रहा है अभी भी, हो रहा है अभी भी, होता ही रहेगा। क्योंकि क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है ना। गुड़गांव में देख लो, जमीन तो लिमिटेड है ना। जब जमीन लिमिटेड है, इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो सप्लाई उतनी है जितनी है, और डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंसान है, हर किसी को बच्चे बड़े होते हैं, एक पिताजी के 4 बच्चे, अब 4 घर चाहिए उनको आने वाले समय में। उन 4 बच्चों के भी 2-2 बच्चे, उनको भी घर चाहिए, उन खास एरिया में चाहिए। अब पर स्क्वायर फीट के हिसाब से माल बिकता है मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर। और अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अपकमिंग टाउन्स है, अपकमिंग सिटीज है, जहां पर हो रहा है। सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। यानी कि जब प्लाट कट रहे हैं तो लगाया और सो गए, और जब लोग बसने शुरू हो गए तो बेच दिया। ये पीछे कुंडली है, कुंडली के आगे कितनी सारी जगहें हैं, उसके आगे जो वो रेजिडेंशियल एरियाज है। तो बहुत है। दिल्ली से अमृतसर जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको नहीं पता क्या हुआ वहां पे रेटों का, ऐसे आग लगी, चलो सब पता है आपको। तो रियल एस्टेट के अंदर रेजिडेंशियल में लगाते हो, और जो कमर्शियल जगह बनी बनाई चली चलाई, उसके और क्या रेट बढ़ेंगे, उसके ज्यादा रेट नहीं बढ़ते कमर्शियल जगह के। वहां पर तो आपको पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है।
तो फिर अब आपके मन में और पॉइंट आ रहे हैं, तो ज्वाइंट वेंचर क्रिएट कर लो ना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, तो उसके अंदर 1 2 3 5 लोग उसके शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकते हैं। तो अब आप प्रॉपर्टीज को कंपनी में ही खरीद सकते हो, और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी ये एक्चुअली बिल्डर डेवलपर कंपनी होगी, तो यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, आप कहते हो कि ना 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 मेरे को नहीं करनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम, तो ये दिमाग लगा लो, आप एक प्रॉपर्टी खरीदो, ऐसी खरीदो जो कि बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं थी। जैसे कि महिपालपुर के अंदर एक डील हुई, तो महिपालपुर के अंदर एक ऐसी जगह खरीद ली गई जो प्रॉपर्टी बड़ी लोकल सी थी। उस लोकल सी प्रॉपर्टी को ठीक ठाक करके फर्स्ट क्लास वहां पर एक बड़ा सा प्यारा सा अमेजिंग सा शोरूम टाइप बना दिया गया। किसके लिए? एडिडास के लिए, नाइकी के लिए, इस तरह की कंपनियों के लिए, जूतों की कंपनियों के लिए बना दिया गया। अब जूतों की कंपनी को प्रपोजल गया कि सर बढ़िया सा आपके हिसाब से हम पूरा डिजाइन तैयार कर सकते हैं, बताओ आपको चाहिए किराए पे? वो नाइकी कहता हाँ हाँ चाहिए, उसने ले लिया, डील हो गई, डन हो गया। अब जो सड़ी सी प्रॉपर्टी थी उसको हमने सुंदर सा शोरूम बना के नाइकी को किराए पर दे दिया। अब दे दिया तो उसके बाद मार्केट के अंदर हमने बोला किसने प्रॉपर्टी खरीदनी है, रेंट पे चढ़ी चढ़ाई, 7 साल का एग्रीमेंट हो रखा है ऑलरेडी, 7 साल का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, और ये नाइकी पे किराए पर चढ़ी हुई है। आज पैसे लगाओ प्राइम लोकेशन के ऊपर, नाइकी को चढ़ी चढ़ाई। अभी आने वाले समय में क्योंकि ये वाला ब्रांड आ गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और जाने क्या क्या ब्रांड आएंगे। कहते वाह यार मजा आ गया। तो हमने खरीदी थी 100 रुपए की, बेची हमने 175 की। 100 की चीज 175 पे, 175% का वैल्यू एडिशन कर डाला। क्या था? प्रॉपर्टी की रूपरेखा बदली और उसको रेंट पे चढ़ा के उसको आगे कर दिया। अब प्रॉपर्टी ही बेच दी, उसके जो पैसे आए उससे एक और प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन इस बार हमने क्या किया, सेकंड प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, सेकंड प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, फिर थर्ड प्रॉपर्टी खरीदी और थर्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया। लोन की जो किस्तें थी वो इस रेंट से पूरी करनी शुरू की। रेंट से किस्तें थोड़ी कम पड़ रही थी तो अपनी और एक्टिव इनकम डाल के उसको पूरा करते गए। अब उसको भी फिर एक किराए पे चढ़ा दिया, उसको भी आन दे, एक और प्रॉपर्टी खरीद ली, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो पूरा का पूरा चेन इफेक्ट है। ठंडे दिमाग से 3 से 5 सालों के अंदर आपने सीरीज ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेनी है। क्यों? आपने थका से थका रेजिडेंशियल घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, उसको इतना ब्यूटीफाई चमका चमकू के टिचम टिच कर देना है। ये जो गुड़गांव नोएडा में आते हैं ना लोग, बाहर से आते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, केपीओ में काम करते हैं, वाइफ के साथ आते हैं, रिसेंटली शादी हुई होती है, ये हमारा टारगेट ऑडियंस है। इनको ना बना बनाया सुंदर साफ सुथरा ठीक ठाक सा प्यारा चलता चलाया अमेजिंग सा, उनको तो वही दिखाई देता है। अरे वाह गीजर भी लगा हुआ है इसके अंदर, अरे वाह इसके अंदर तो बाहर पार्क भी है, अरे देखो खिड़की के अंदर ये देखो ये चिड़ियों को खिलाने के लिए डब्बा भी रखा हुआ है, अरे वाह यहाँ तो झूमर भी है। ओहो ओहो, उनको 2 मिनट में यंग आईटी प्रोफेशनल उनको ये चीजें ना बहुत अट्रैक्ट करती है। तो उनके हिसाब से आपने उसको तैयार श्यार करके रेडी कर दिया। अब आप 100 रुपए की चीज को 150 रुपए में बेचने की क्षमता के अंदर आ गए। लेकिन ये बहुत डीप है, इतना आसान नहीं है, बड़े पंगे भी होते हैं इसके अंदर, पेशेंस भी चाहिए होते हैं, पैसे फ्री के होने चाहिए, अपने फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोन लेके आपने ये वाला काम करना शुरू कर दिया ना। सेशन क्या है? सेशन है कैश रिजर्व क्रिएट करने का। लगाओ ये लगाओ ये दिमाग दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या होगा, अब रियल एस्टेट से एक प्रॉपर्टी से दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी, मुझे बताओ आपने नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर इस तरह से प्रॉपर्टियां खरीदते हुए शर्मा जी को, वर्मा जी को, गुप्ता जी को, सोडी साहब को, मल्होत्रा जी को, चड्डा जी को? यही तो कर रहे हैं। चड्डा जी के पास बहुत प्रॉपर्टी है। अब चड्डा जी के पास कहाँ से प्रॉपर्टियां आ गई? मल्होत्रा जी, सनोत्रा जी क्या कर रहे हैं, गुप्ता जी, वर्मा जी सारे ये कर रहे हैं, आराम से पार्क में बैठे होते हैं, मुच्छों में वट दे रहे होते हैं, नारियल पानी पी रहे होते हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते हैं, रेंटल इनकम आ रही होती है। दिमाग लगा रहे हैं वो। दिमाग किसके ऊपर? रियल एस्टेट के ऊपर। आप समझ गए, आप समझ गए कंडीशन क्या थी कि अगर आपका रेंट कम है, ईएमआई ज्यादा है, तो आपकी कैश फ्लो की इनकम इतनी होनी चाहिए जो रेंट और ईएमआई के गैप को बड़े इजीली भर सके, और फिर आप प्रॉपर्टी पे डालना। ऐसा ना हो कि फंस जाओ, लेने के देने पड़ जाए। इसलिए मैंने बोला कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। क्योंकि इंडिया में ना रेंट कम होता है, रेंट कम होता है, और जो किस्त होती है ना वो ज्यादा होती है। किस्त ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो प्रॉपर्टियों के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई नहीं, जब इस खेल में आओगे सब समझ जाओगे, आप खिलाड़ी हो। ओके, अब आप कह रहे हो दिल मांगे मोर, बिल्ड करो, ऑपरेट करो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को, बढ़िया सा टावर बना दिया है, टावर बना दिया, टावर बना के उसके बाद उसको बेच देना, फिर बोला मेंटेन हम कर लेंगे, और आपके पास पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। बड़े से बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं,
गुड़गांव, नोएडा और जाने कहाँ कहाँ, न्यूयॉर्क चले जाओगे तो दिमाग ही घूम जाएगा आपका, क्या बिल्डिंगे टावर बन रखे हैं। इंडिया में भी न्यूयॉर्क बना देना हमने, क्या दिक्कत है, अभी बनना ही शुरू हो गया है बहुत जगह पे, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, गुड़गांव में, नोएडा में, और अब पंजाब में देखो चंडीगढ़ में राजीव इंस्टीट्यूट बना दो, वहां पे बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दो, हिस्सा डाल दो अपना 100% बना दो, 50% हिस्सा डाल दो, 51% डाल दो, चलो तो 10% डाल के शुरू तो करो। अरे 2% का हिस्सा भी डलता है, जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये दुबई का बुर्ज खलीफा, सबके लगे हैं पैसे उसके अंदर, अपने शाहरुख भाई के भी लगे हैं। तो पॉइंट क्या है, बिल्ड ऑपरेट कर दो, छोटा कर दो, जैसे वर्धमान के छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बनते थे, या बड़ा कर दो। कैश रिजर्व है ना, पैसे यूटिलाइज करने हैं, पैसिव इनकम जनरेट करनी है, क्या कर रहे हो आप? कह रहे हो कि नहीं डर लग रहा है, डर लग रहा है जुमून तुम्हारी बातें सुन के, क्या कह रहे हो तुम, डर लग रहा है, रखो फिर अपनी अलमारी के अंदर पैसे, चलो सेविंग में डाल लो, एफडी करा लो, पीपीएफ में डालो, पोस्ट ऑफिस में डालो, आरडी कराओ, किसान विकास पत्र कराओ, टर्म इंश्योरेंस मेडिक्लेम तो करवानी है, गोल्ड ज्वेलरी तो लेते ही हो ना, कमेटी कराओ, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी में रखो, इतने बहुत है जिंदा रहने के लिए, बहुत है इतने पैसे, इसके ऊपर नोटों को खाओगे थोड़ी, रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, सब्जी मिल रही है, तीनों टाइम का खाना सही चल रहा है, परिवार सारा सेट है, उतने पैसे यहाँ पे रखे हुए हैं, अब आ जाओ आगे, लिक्विड फंड की तरफ एंट्री कराई मैंने आपकी, अब म्यूचुअल फंड में आओ, सरप्लस पैसों को कैश रिजर्व तो क्रिएट करना है। आपका मनी मेकिंग इंजन कौन है? बिजनेस है आपका मनी मेकिंग इंजन। अब मनी मेकिंग इंजन धना धन कैश रिजर्व क्रिएट कर रहा है, टॉपिक देखो ना आप, क्या कह रहे हो, टॉपिक देखो आप, टॉपिक है व्हाट टू डू विद कैश रिजर्व। अब आप ना जिंदगी में तरक्की करने के लिए यहां से अब आप चले गए लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड, शेयर इंडेक्स, और निपटा डाला है अब रियल एस्टेट को, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, चलो आगे, चलो आगे, वेयर हाउस बना लो, अमेरिका में बड़ा फेमस है वेयर हाउस, जगह लो बड़ी सी, वहां पर बड़ा सा वेयर हाउस बना दो और बस छोड़ दो, आपको इतना बढ़िया मंथली रेंट मिलेगा ना, अमेरिका में, यूएस में, कनाडा में भी शुरू हो गया आजकल तो, क्योंकि इंडिया वाले वहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और पता नहीं कहाँ कहाँ से इंपोर्ट आ रहा है, चाइना से आ रहा है, अरे माल भी तो रखना उन्होंने, वो तो कंज्यूमर इकोनॉमी के हिसाब से पैसे, माल कहाँ रखा जाएगा, यहाँ की कंपनियां वहां एक्सपोर्ट करती हैं, एक तो एड्रेस मिल गया, वहां पे वेयर हाउस पे रखा, एड्रेस के पैसे मिलते हैं मंथली बेसिस पे, और आपको वेयर हाउस के पैसे मिलते हैं, प्रॉपर लॉजिस्टिक वगैरह मैनेज करने के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी आ जाती हैं, हो गई ना पैसिव इनकम शुरू, वेयर हाउस, इंडिया में वेयर हाउस बना लो, आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट, सारी दुनिया जहान, एवरीबडी तो ऑनलाइन सेल कर रहा है, अब ऑनलाइन सेल का माल भेजने से पहले माल कहीं तो रखना पड़ेगा ना, वेयर हाउस पे रखना पड़ेगा, तो वो बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, वो बना लो आप। अच्छा फिर क्या करें, अब अगर दिल की धड़कनें और बढ़ी है तो आ जाओ करेंसी, मनी एक्सचेंज, आज डॉलर का रेट 78 रुपए, आज डॉलर का रेट 80 रुपए, आज डॉलर का रेट 81, 82, 83, कभी 40 भी था, 42 भी था, ये तो मैं बात कर रहा हूँ डॉलर की। व्हाट अबाउट यूरो, व्हाट अबाउट जापानी करेंसी, व्हाट अबाउट चाइनीज करेंसी, व्हाट अबाउट, इतनी सारी करेंसियां हैं, खत्म ही नहीं होती। तो अब आपने अगर लाइसेंस ले लिया मनी एक्सचेंज वाला और आपको समझ में आ गया ये वाला खेल, तो बस ये अपने आप में काम है। कुछ लोग को, जिन लोगों को इसकी समझ है ना, बहुत ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, प्रॉपर कोर्सेस हैं इसके, एडवांस कोर्सेस हैं इसके। तो करेंसी मनी एक्सचेंज के अंदर आपको क्या दिमाग लगाना है, आपने तो उस वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, एकदम बड़े वाला रिस्क है इसके अंदर, लेकिन लेकिन है तो सही। अच्छा, अब ये भी कुछ कुछ लोगों को समझ आती है बात, कौन सी, पेंटिंग एंड एंटीक हाई वैल्यू, ये एम एफ हुसैन की पुरानी पेंटिंग और पता नहीं किस किस की बनाई हुई, लंदन के म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई पेंटिंग, वो ब्राजील में पड़ी हुई पेंटिंग, वो यूरोप के अंदर, पोलैंड के अंदर, ये पेंटिंग पता नहीं कौन कौन से काम आती है, ये हर तरीके से काम आती है, ये पता नहीं पॉलिटिकल पार्टियां पेंटिंग का इतना इस्तेमाल क्यों करती हैं, उनको बड़ी पसंद आती है पेंटिंग, भगवान ही जाने, खेल है इसके अंदर पूरा का पूरा, पेंटिंग एंड एंटीक के अंदर हाई वैल्यू आइटम का। उस रिनाउंड पर्सन ने अपनी मौत से पहले जो आखिरी पेंटिंग बनाई थी उसकी वैल्यू तब 10 रुपए की भी नहीं होगी, आज पता नहीं कितने की हो गई। बंदे ढूंढते हैं इस तरह के लोगों को, कौन है वो आर्टिस्ट, कौन है वो पेंटिंग, कहाँ चल रही है, वो पुरानी, एंशियंट, लेटेस्ट, अपकमिंग, ये कमाल है। अब तो ऑनलाइन में भी होनी शुरू हो गई है, सोचा इस बारे में आपने, नहीं सोचा ना, तो आज सोच लो, आज सोच लो। आप मुस्कुरा रहे हो, आप बहुत अमेजिंग हो, आप कह रहे कि जो आज तुमने ना पूरा खजाना ही खोल दिया, खजाना ही खोल दिया, और लो
दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, आपने करना है, करना है। आपका जिस तरीके का बिजनेस है, आपको लगा कि आपके किसी अच्छे ग्रुप के थ्रू पता लगा कि वो तो आईटी का बिजनेस शुरू कर रहा है, डाल दो अपना भी उसके अंदर हिस्सा। शार्क टैंक इंडिया की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है आज की डेट में दूसरों के बिजनेस के अंदर, ताकि आपको उनकी वीकली मंथली फाइनेंशियल देखने की समझ आए, उनकी वैल्यूएशन की कहानी समझ आए, आपको समझ आए कि किस तरीके से वो कंपनियां ग्रो करती हैं। मर्जर एक्विजिशन के अंदर अपने बिजनेस को एक्वायर करने के लिए अपने से बड़ी कंपनी को खरीद लो, खरीद लो, बड़ी को ना खरीदो, छोटी को खरीद लो। ये जो कैश रिजर्व क्रिएट किया है, इससे आपका ऑपरेशन बड़ा हो जाएगा। ऐसा ही तो करती है कंपनियां। लक्ष्मी मित्तल भाई साहब ने क्या किया था, स्टील के किंग बन गए। वो लॉस मेकिंग कंपनियों को खरीद भी लेते और उनसे पैसे भी ले लेते और उनको अपने अंदर मर्ज कर लेते। कहते कि तुम्हारा लोन मैं चुका दूंगा, तुम्हारे एम्प्लॉय की सैलरी मैं पे कर दूंगा, तुम्हारे ईएसआई पीएफ सेल टैक्स जीएसटी वैट वूट के सारे झगड़े मेरे, अपने आप देख लूंगा, मुझे बेच दो। तो या चलती चलाई कंपनी को खरीद लेते थे। कैश रिजर्व की ये वैल्यू है। अब आप ना फ्रेंचाइजेबल बिजनेस भी खरीद सकते हो। टाटा ने क्या किया, उठा लिया ना सारा का सारा स्टारबक्स, सारा स्टारबक्स उठा लिया इंडिया के अंदर। कोई भी खुलेगा मेरे थ्रू खुलेगा। अच्छा, उसके पहले सीसीडी भी तो था। इसके अलावा फ्रेंचाइजेबल की तो लाइन लग रखी है यहाँ पे। वाजी वाह ने भी कमाल किया था इंडिया के अंदर। और इसके अलावा ज्ञानीज की आइसक्रीम है और कई सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं चलते चलाते। मैकडोनल्ड को कैसे भूल सकते हो, सबका बर्थ करने वाला। बर्गर किंग है, डोमिनो है, ये फ्रेंचाइजेबल बिजनेस है। और जो अपकमिंग है उनके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करके मल्टीप्लायर लेवल के ऊपर आप जा सकते हो। अब ना कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क का मामला है। आपको पता है इंडिया में किसी ने कोई बड़ी अमेजिंग चीज बना ली, उड़ने वाला ड्रोन बना लिया। और ड्रोन भी ऐसा है कि जो डिलीवरी टाइपली कर सकता है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो उसने पेटेंट करा दी है, खरीद लो। कोई ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, खरीद लो। जरूरी इतने सारा आपने वेस्ट करनी, आपके पास कैश रिजर्व है, उसका किया हुआ पेटेंट आप खरीद ही लो, चक्कर ही खत्म। खरीदो, खरीदो, खरीदो और देखो आपके धंधे में कहां पर इस्तेमाल हो सकता है। या जिस कंपनी के अंदर आपने प्राइवेट इक्विटी लगा रखी है, ये पेटेंट जो आपने खरीदा है, वो पेटेंट अगर आपने जिस कंपनी में प्राइवेट इक्विटी लगा रखी है वहां दे दिया, तो क्या धमाल मच जाएगा। फिर देखो नोटों की बारिश हो जाएगी। अब देखो कहाँ आपका बिजनेस है और कैश रिजर्व से आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल कर रहे हो अपनी मनी को। अब क्या करें, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं कर सकते थे, मुझे लगा बताना चाहिए, बता दिया। स्पॉन्सरशिप टू पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टी। अब ये कौन सा एसेट है जगमोहन, पता नहीं कौन सा एसेट है, सुना है मैंने। जब आप स्पॉन्सरशिप करते हो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसका बिजनेस में बहुत लाभ होता है। अब कैसे लाभ होता है, आप इंटेलिजेंट हो, खुद ही ढूंढ लेना या 1-to-1 में बात कर लेना, या जो भी है समझ लेना। लेकिन ये प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। और आप जानते हो, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, पैसे देते हो, उसकी ना इनकम टैक्स में 100% डिडक्शन मिलती है। 100%, कोई लिमिट भी नहीं है। चाहे इंडिविजुअल करे, चाहे एचयूएफ करे, चाहे इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर ना, इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन करते हैं, जो सेक्शन 80 की डिडक्शन है, वो सारी की सारी इनकम में से माइनस हो जाती है। जैसे 80C की लिमिट होती है ना 1.5 लाख की, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी की कोई लिमिट ही नहीं है। कह रहे जितना दिया वो सारा आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल जो कमाई करते हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन करने के लिए करते हैं। ऐसा कानून है हिंदुस्तान के अंदर है। हैरान हो गया आप, कह रहे जगमोहन पहली बार सुना है, तुमसे ही सुना है, पहले तो कभी नहीं सुना। जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जरूरत ही नहीं पड़ी। चुपचाप रहता है अंदर खाते ये वाला टॉपिक। लेकिन आपको पता है कैश टू मास्टरी में मेरा काम है आपको अवेयरनेस के अंदर लेके आना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अभी अपने सीए साहब से फोन करना, वो यार वो इंडिविजुअल में जब हम पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देते हैं, वो हमारी इनकम में से सारी माइनस हो जाती है। वो कहेगा हाँ, कहाँ लिखा, ये देखो ये लिखा, कहाँ सेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया, ओके ठीक है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप यही काम शुरू कर दो, ये तो हाईएस्ट रिस्क वाला काम है। ये दिया और भूल गए, फिल इट फॉरगेट इट, खत्म। तो लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, ये अडानी साहब जो है कमाल है। तो कमाल है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, नंबर 1 पहुंच गया। और बहुत अच्छी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की, बड़े अच्छे अच्छे काम कराते हैं। देखो सबका फायदा है, कहते हैं सबका फायदा कराओ। पूरे देश के लिए पैसा दे रहे हैं, कमा रहे हैं, दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। अब उनके 60वें जन्मदिन के ऊपर उन्होंने 60,000 करोड़ की चैरिटी का वादा किया। कमाल है अडानी साहब, 60,000 करोड़ की आप चैरिटी पब्लिक को कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टी को करते हो, बहुत ही अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, इसी से देश का विकास होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि बिजनेस के लिए तो ये तो एक एसेट है। चलो बस यही रोकता हूँ इसको, ये सबसे हाईएस्ट रिस्की हो गया। तो अब एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, क्या कि अब आपका बिजनेस डेप्ट वाला बिजनेस था, सीसी चल रही थी, ओडी चल रही थी, मेरे से मुलाकात हुई, आपने कैश फ्लो मास्टरी बिजनेस में लगा दिया। अब आपकी सीसी खत्म, टर्म लोन कम, बैंक अकाउंट के अंदर स्वाइप आउट स्वाइप इन अकाउंट आना शुरू हो गया। अब आपके बिजनेस में लिक्विड फंड आ गया, सिप डाल दिया, इंडेक्स फंड लगा दिया है, एक कंसल्टेंट आपके साथ हमेशा रहता है, और आपकी लाइफ के अंदर कैश इन हैंड है, बैंकों में है, एफडी में है, पीपीएफ के अंदर, पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट है, किसान विकास पत्र, टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, गोल्ड, ज्वेलरी, कमेटी, थ्रिफ्ट एंड कैश सोसाइटी, लोन टू अदर एनबीएफसी, लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इंडेक्स फंड, फ्यूचर ऑप्शन, डेरिवेटिव, रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल में करो, कमर्शियल में करो, ज्वाइंट वेंचर में करो, एक के बाद एक प्रॉपर्टियां बनाओ, आप बिल्ड एंड ऑपरेट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करो, वेयर हाउस बनाओ, आप करेंसी में डील करो, प्रिंटिंग एंड इंक में डील करो, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, एज ए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मर्जर करो, एक्विजिशन करो, फ्रेंचाइजेबल बिजनेस खरीद लो, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क करो, स्पॉन्सरशिप टू पॉलिटिकल पार्टी करो, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, अंत ही नहीं है। आप कह रहे हो इसके लिए टाइम कहां से आएगा, तो मैं कह रहा हूँ शुरू तो करो, शुरू तो करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनो। आप कह रहे हो इसके लिए इतना पैसा कहां से आएगा, बिजनेस के ऊपर काम करो, कैश फ्लो मास्टरी करो, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल क्वेश्चन आपके पास आता है तो मैं हूं ना, कैश फ्लो कोच आपके लिए, जगमोहन सिंह, www.jsaonline.in। देखो समझो बात करो, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करना ना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप खुश रहो, वाइफ खुश रहे, बच्चे खुश रहे, सप्लायर खुश रहे, एम्प्लॉय खुश रहे, वेंडर सप्लायर सब खुश रहे, गवर्नमेंट खुश रहे, टैक्स मिलेगा, सोसाइटी में डोनेशन करोगे, बैंकर को रिटर्न मिलेगी, इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिलेगी। इसलिए प्रॉफिटेबल और कैश बिजनेस रन किया करो। कोई सवाल आए, क्वेश्चन आए, आई वांट टू रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर भी कर सकते हो। मेरा जो यूट्यूब चैनल है जगमोहन सिंह कैश फ्लो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। देखा लास्ट में मैंने अपनी भी एक लाइन बोल दी आप मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। चलो जो मेरे साथ लाइव हैं, जो लाइव हैं वो जरा चैट बॉक्स में बताएं। अरे चैट बॉक्स तो डीएक्टिवेटेड है। जो लाइव हैं वो चैट बॉक्स के अंदर मुझे रिप्लाई करें कि कैसा रहा आज के लिए आपका सेशन। तो मैंने चैट बॉक्स एक्टिवेट कर दिया है। व्हाट इज दैट यू गॉट फ्रॉम योर पार्टिसिपेशन इन टुडेज 5 AM कैश फ्लो मास्टरी लाइव? वो आपको कैसा लगा आज का सेशन, चैट बॉक्स में बताओ क्या मिला, कैसा रहा। और जो लोग बाद में इसकी वीडियो देखने वाले हैं वो तो पूरा एंजॉय करने वाले हैं। आप भी लाइक और कमेंट कर दिया करो वहां पे जो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो बताओ जी। पंकज गुप्ता जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। संजय जी थैंक यू सर फॉर एन अमेजिंग सेशन, आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन, आई लव यू संजय जी। सौरभ जी ऑसम, बेस्ट वाज बिल्डिंग बाय रेल्टन इनकम। ओए होए होए सौरभ जी ये कर दिया ना तो छाप देंगे आप। सुरेश कामत जी मनी बूस्ट ओवर इमोशन ऑन सैटरडे मॉर्निंग, थैंक यू सुरेश जी। जैसे जी कह रहे हैं मोटिवेटिंग सैटरडे इन द एरिया ऑफ मनी, ये यस यस विनय जी क्या बात है। मेरा बड़ा अच्छा लगता है जब आप सैटरडे लाइव आते हो मेरे साथ में। और आप सबको मालूम है ना आज सैटरडे में हमारा 9 बजे सेशन भी है सूर्या होटल में, सूर्या होटल न्यू दिल्ली के अंदर। एक फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर बड़ा अमेजिंग सेशन होने वाला है फ्रॉम 9 AM टू 2 PM, सूर्या होटल द न्यू दिल्ली, आपने वहां भी पहुंचना है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, हैव अ ग्रेट 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 एंड अमेजिंग टाइम एंड लाइफ अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद द न्यू टॉपिक। बाय।